Assalamu alaikum everyone. Today we will be discussing a new topic which is local government system in Pakistan. तो आज हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को पढ़ेंगे पाकिस्तान के, उसका एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से ओवर द हिस्ट्री में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और मज़ीद हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था, कौन किस मतलब डिक्टेटर्स आए तो उन्होंने क्यों लेके आते थे डिक्टेटर्स लोकल गवर्नमेंट को, क्या रीज़न से, सारी चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है? थर्ड टायर ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है पाकिस्तान का? जो स्ट्रक्चर है ना, डिवीजन, टेरिटरी और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले होता है प्रोविंस, उसके अंडर आता है डिवीजन होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर डिवाइड होता है, मतलब प्रोविंस डिवाइड होते हैं, डिवीजन डिवाइड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होते हैं, तहसील या तालुका वो यूसीज में डिवाइड होते हैं, और फिर विलेज काउंसिल आ जाती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर जो होती है ना, इनके पास बहुत कम होती है लोकल गवर्नमेंट्स के पास, या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या करते हैं? टैक्स लेवी, टैक्स एंटिटी ऑफ द पार्क्स, पैकिंग और ये सारे काम होते हैं इनके। फाइनेंशियल पावर्स जो होते हैं इनको बजट में से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इनका इलेक्ट होता है, वो बजट में से इनको हिस्सा मिलता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स में इसका ये सीन होता है कि इनका नाजिम या चेयरमैन जो भी होता है ना डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी के अंदर, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंजॉय कर रहा होता है, मतलब वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल डील करता है वो हमने पहले ही पढ़ा है कि आर्टिकल 148 डील करता है लोकल गवर्नमेंट से, सही है। इसमें लेकिन टेन्योर्स नहीं बताया हुआ, ये बताया हुआ कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को डिवॉल्व किया जाएगा, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सारी चीज़ें दी जाएंगी और ईसीपी उनका इलेक्शन करवाएगा, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इससे ज़्यादा उनका टेन्योर डिफाइन नहीं किया हुआ, ये ज़ाहिर है लूप होल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मॉडल्स कौन कौन से यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट के, कौन कौन से मॉडल रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अयूब खान का मॉडल जो सबसे पहले आया था, बेसिक डेमोक्रेसीज का, सबको पता होगा बेसिक डेमोक्रेसीज का कौन सा 1959 में आई थी, अयूब खान लेके आया था, सही है। अब हुआ ये कि उसका सीन ये था कि बेसिक डेमोक्रेसीज का कॉन्सेप्ट ये था कि ग्राउंड लेवल से शुरू होंगी। सिस्टम ये था कि एक स्ट्रेटिफाइड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया था उसने, डिवीजन स्कीम थी। पॉलिटिकल सिस्टम जो था ना वो पायरामिड स्ट्रक्चर में था, सबसे ऊपर तो ऑब्वियसली अयूब खान साहब खुद थे, नीचे से बेसिक डेमोक्रेट्स थे 40-80 हज़ार जो डेमोक्रेट्स थे, जिसमें से 20 हज़ार तो सेलेक्टेड थे, बाकी तो सारे। इस तरीके से एक सिस्टम था, ये बना हुआ है, हम देखते हैं। फिर लीडर्स क्या था? इम्पोज किए जा रहे थे, मतलब कोई ऐसा सीन नहीं था, उसका नारा ये था कि लीडर्स को इम्पोज नहीं किया जाएगा, मतलब हम आप खुद अपनी मर्जी से, मजदूर हो, किसान, जो भी होगा ना, अपनी मर्जी से अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेगा और फिर गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। वन विलेज के अंदर द सेम पर्सन इलेक्ट होता था, एक ही पर्सन इलेक्ट होता था, उसी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो इलेक्ट होता था, ठीक है। फिर आ जाता है कि जिसको लोग जाते थे बस वही इलेक्ट होता था, ऑब्वियसली सबको पता है। वर्क इनका ये था कि सर्विस डिलीवरी, असल में काम ये था कि सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लोकल गवर्नमेंट ओवरऑल, वैसे भी लोकल गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करती है और सेंस ऑफ डेप्रीवेशन को ख़त्म करती है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर क्या था अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसी का? वो ये था कि सबसे ऊपर था डिविजनल काउंसिल, ठीक है, फिर आ जाती है म्यूनिसिपल, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर थाना, फिर यूनियन, ठीक है। इस तरीके से डिवीजन की हुई थी, सही है। और उसमें यह था कि सबसे जो यूनियन काउंसिल थी ना, वो विलेज या इंडस्ट्री या मेंटेनेंस या रिलीफ, इन सारे काम करते थे, फ्रूट प्रोडक्शन वगैरह, लाइफ स्टॉक और फॉरेस्ट वगैरह के इनके काम थे, ठीक है। थाना काउंसिल जो था उसका काम क्या था? कोऑर्डिनेट करता था यूसी यूनियन काउंसिल का कोऑर्डिनेशन कराते थे टाउन कमेटी के साथ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्या काम था कि वॉलंटरी या कंपलसरी जो भी मेंटेनेंस थी, लाइब्रेरी वगैरह की, विलेज काउंसिल की जो सारी आपकी मेंटेनेंस थी ना, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करती है, फिर म्यूनिसिपल कमेटी आती है और फिर डिविजनल काउंसिल आती है सबसे ऊपर, ठीक है। 80 हज़ार बेसिक डेमोक्रेट से सिलेक्ट हुए थे, हमें पता है, फिर वो सिलेक्ट करते थे एमएनए एमपीएस, फिर प्रेसिडेंट को भी वही सिलेक्ट करते थे। अच्छा, अब ये हामिद खान की बुक की कोटेशन है, क्या दिस सिस्टम, मतलब जो बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम था अयूब खान का, वाज टू डिसएनफ्रेंचाइज डायरेक्टली द कॉमन सिटीजन फॉर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लेजिस्लेटिव फॉर द कंडीशंस सुटेबल फॉर द वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी। अयूब सेड वी वुड हैव टू वेट फॉर गॉड नोज हाउ लॉन्ग, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सुटेबल कंडीशंस को लाने के लिए पाकिस्तान में वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी आने के लिए हमें पता नहीं कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि कॉमन सिटीजन अपनी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सके, मतलब प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम को इन्फोर्स कराने का तो नारा सारे डिक्टेटर्स ने यही नारा लगाया था ना। तो खैर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी अयूब खान की तरफ से ये एक तरह की, सही है। ये तो बात हो गई, ये तो हमने पढ़ लिया, ये अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर था, लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आपने देखा किसका? अयूब खान की लोकल गवर्नमेंट का मॉडल। नेक्स्ट इज ज़िया की, जो ज़िया की कमीशन थी, कमिश्नरेट सिस्टम था ज़िया का, जो कि 1979 में आया था, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था। उसमें क्या होता था?
सबसे ऊपर आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती थी, फिर थाना, फिर यूनियन काउंसिल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर 33% सिलेक्टेड होते थे और 66% इलेक्टेड होते थे। रूरल और अर्बन डिवीजन इन ईच डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती थी। सही है, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ये इसका कमिश्नरेट सिस्टम था। अब कमिश्नरेट सिस्टम का स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब इसका एनालिसिस करते हैं। सीन ये था कि ये पैटर्नलिस्टिक मॉडल था। पैटर्नलिस्टिक मॉडल का सीन ये होता है कि भाई आपको नहीं पता, हमें पता है, हम जो करेंगे ना, हम आपके लिए सिस्टम को ठीक करेंगे, आपको कम पता है और हमें ज़्यादा पता है। ये पैटर्नलिस्टिक मॉडल, पैटर्नलिज्म जो होता है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ होता है कि इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो सही अपने हिसाब से सही सोचते हैं कि हम वेलफेयर करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वैसा हमेशा ठीक हो। खैर ये बात तो हो गई। होता ये था कि लैक ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, इसमें कैपेसिटी इतनी पोटेंशियल नहीं था कि पीपल को सही से रिसोर्सेज डिलीवर कर सकें। होता ये था कि बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम था। ACDC आपको पता है, ये जो पूरा टर्म यूज़ हुई है, तू वड्डा DC लगा है और ये सारी चीज़ें जो भी मतलब टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई है ना, तब के दौर में हुई है कि DC एक तरह का किंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट था। उसका नाम ही होता था किंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बोलते थे उसे, कि भाई उसको सिर्फ एक उसके पास डंडा होता था और वो अपने फैसले भी वो वहाँ पे करता था, मैजिस्ट्रियल पावर भी होती थी, डिसीजंस भी लेता था, फैसले भी करता था, जस्टिस भी वही डिलीवर करता था। ठीक है, अब सीन ये था कि डिस्ट्रिक्ट की उसके पास 259 लॉज की जुरिस्डिक्शन थी। लिटरली मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन करें, ये जो OMG ग्रुप्स के लोग थे, ये तो मतलब ऐसे थे जैसे कि बिल्कुल वहाँ के मतलब यही वन ऑल इन ऑल किंग है उस डिस्ट्रिक्ट के। अभी भी खैर पावर्स तो डिस्ट्रिक्ट की बहुत होती है, लेकिन तब ये फुल किंग होते थे, हर चीज़ इनके अंडर में होती थी, जो चाहें कर सकें। ठीक है, मैजिस्ट्रियल पावर मैंने बताया जैसे थी, पावर ऑफ पार्डन, इनके पास सबको जिसको छोड़ना चाहे, आज़ाद करना चाहे आज़ाद कर सकते हैं, मतलब केस करवाना चाहे, किसी को जेल में डालना चाहे, सब कुछ इनके इख्तियार में होता था, डायरेक्टली इनके इख्तियार में होता था। नेगेटिव ये था कि अगेंस्ट नॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था ये सिस्टम। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा पावर थोड़ी देनी चाहिए कि बिल्कुल इसका सेंट्रलाइज इतना इनके पास अथॉरिटी आ जाए। ब्यूरोक्रेसी सबऑर्डिनेट होनी चाहिए, वैसे डेमोक्रेसी के अंदर ब्यूरोक्रेसी सबऑर्डिनेट होती है इलेक्टेबल्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं था। सही है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। सही है, बेनिफिट्स इसके क्या थे, स्पीडी जस्टिस मिलता था, प्रोटेस्ट नहीं होते थे, स्ट्राइक नहीं होते थे, उसको यही सारे DCs VCs हल कर लेते थे मसले को। पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई इशू इतना नहीं बनता था, इश्यूज नहीं चलते थे, और सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश हो गया था सिस्टम। ये बेसिकली बेनिफिट्स हो गई है, इसका एनालिसिस किया और ये हमारा स्ट्रक्चर था। तीसरा स्ट्रक्चर आया जो कि मुशर्रफ लेके आया, मुशर्रफ लिबरल मॉडल था 2001 का डेमोक्रेसी का। इसके अंदर क्या था, स्ट्रिक्टनेस को कम की, इसको जो डंडा इनके जोर पे चलता था वो थोड़ा सा हल्का हुआ, लिबरल मॉडल था बेसिकली। मॉडल क्या था, जिला काउंसिल होगी, तहसील काउंसिल होगी, फिर यूनियन काउंसिल होगी, ये डिवीजन थी, स्ट्रक्चर थी। एनालिसिस का ये था कि ये एक लिबरल मॉडल था, इसके अंदर कोई पैटर्नलिज्म नहीं था कि भाई हम आपको सीधा करेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। भाई आप खुद एक समझदार सिटीजन हो, यू आर वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग, यू नीड टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ ऑन योर ओन एंड वी आर बिहाइंड यू, इस तरह का सीन था वहाँ पे। हुआ ये कि पीपल आर कैपेबल टू गवर्न रूल, ये तो बात हो गई। ब्यूरोक्रेसी सबऑर्डिनेट टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सबऑर्डिनेट कर दिया जिला काउंसिल के जो वो बंदे थे ब्यूरोक्रेसी को हमने। फिर ये हुआ कि DC हैड नो मैजिस्ट्रियल पावर नहीं थी, उसका थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ पावर को हमने इंश्योर कराया। इसमें नाजिम होते थे, फिर DCOs होते थे और फिर EDO और DHOs होते थे, 12 डिपार्टमेंट्स उनके अंदर आते थे। सबसे ऊपर नाजिम इलेक्टेड होता था, फिर DC और फिर ये EDO वगैरह। इसका एनालिसिस ये है कि वो जो बाइटिंग टीथ थे ना, बिटिंग टीथ, ये जो इसके DCs वगैरह के जो ये सब कुछ कर सकते थे वो खत्म किए इसने। हुआ ये कि अल्टीमेटली मैजिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन पावर समझते हैं लोग के कम हो गए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पावर DCs के पास ज़्यादा हो गए थे क्योंकि उनके पास डिपार्टमेंट सारे तो उनके अंडर आ गए थे। फिर हेड ऑफ 12 डिपार्टमेंट। सही है, इसके बाद ये है कि 2008 के बाद जो सिस्टम है ना, कोई सिस्टम ही नहीं इस्टेब्लिश होने दिया। फिर उसके बाद सही डेमोक्रेसीज आ गई और डेमोक्रेसीज जो भी थी आपकी, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश नहीं होना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि भाई सिर्फ ये जो डिक्टेटर्स के रूल्स के अंदर ही लोकल गवर्नमेंट्स क्यों डेवलप हुई हैं, क्यों ऐसा नहीं होता कि डेमोक्रेसी, क्योंकि जब ये थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये डेमोक्रेसी के अंदर फ्लरिश होना चाहिए, ये तो उल्टा डिक्टेटरशिप के अंदर फ्लरिश होता है लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम। तो इसका हम आगे जाके आंसर देंगे। ऑब्वियसली इसका सिस्टम ये है कि जब PP ने इसको एस्टेब्लिश इसलिए नहीं किया, मैं सिंपल लाइन में जवाब देता हूँ, ये कि भाई पावर डिवॉल्व हो जाती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर कम हो जाती है और ये नहीं चाहते कि हमारे पास पावर कम हो। लोकल गवर्नमेंट की पावर इसलिए नहीं देते, अल्टीमेटली फायदा तो होता है लोकल गवर्नमेंट को पावर देने के, लेकिन इनके इख्तियारात कम हो जाते हैं और वो ये नहीं चाहते कि हमारे इख्तियार कम हो। और डिक्टेटर्स इसलिए देते हैं पावर, डिक्टेटर इसलिए देते हैं क्योंकि दे वांट टू डायरेक्टली लिंक विद द पीपल, और पीपल को डिलीवर करना चाहते हैं ताकि अपने रूल को स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है, आगे आ जाता है कोर्ट ने इंटरवीन करके 2013 के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करने का फिर एक टेन्योर आया तो फिर खत्म हो गई। फिर लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया 2016 के अंदर और इस तरीके से अभी तक लोकल गवर्नमेंट खसारे में ही चल रही है। अभी भी इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, हर दिन लोग कोर्ट तो डिसीजन देती है कि आप लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराएं, लेकिन नहीं हो रहे। फिर आ जाता है कि हम बेनिफिट्स देखते हैं लोकल गवर्नमेंट का। मैंने जैसे बताया बेनिफिट्स तो हैं लोकल गवर्नमेंट के। सिंपल ही होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर वन स्टेप क्लोजर टू द पीपल।
मतलब डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज से करके डिसेंट्रलाइज होती है और लोगों के पास पावर्स आ जाती है कि भाई अपने इख्तियारात लोगों को जाके बता सकते हैं, और मतलब डिसीजन मेकिंग लोगों तक डिवॉल्व होती जाती है, सेंट्रलाइज नहीं रहती। ठीक है, इससे फिर स्पीडी डिसीजन होता है, स्पीडी जस्टिस मिलता है। फिर आ जाता है इफेक्टिव डिलीवरी इन म्यूनिसिपल सर्विस। अब इससे ये होता है कि म्यूनिसिपल सिस्टम, म्यूनिसिपल सर्विसेज और वो इफेक्टिव होती है। ऑब्वियसली प्रोविंसेस से आते आते तो वैसे ही यहाँ पे काम नहीं होता नीचे लेवल तक। फिर ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन रहती है, इसकी वजह से ऑब्वियसली पब्लिक ज्यादातर इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। लोकल गवर्नमेंट्स को हर बंदा बहुत ज्यादा इलेक्टेबल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, ऊपर से कम होते होते से बढ़ते जाते हैं नीचे रिप्रेजेंटेटिव लोगों के। लोकल गवर्नमेंट में और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है उसकी वजह से। फिर आता है ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द न्यू लीडरशिप। अब इससे क्या होता है, जो कि लोकल गवर्नमेंट के लीडर्स निकलते हैं वही ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाके ऊपर जाते हैं, तो एक स्पेस आती है कि बेटर लीडर्स आते हैं। और यही तो उनके ऊपर वाले डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो हम पढ़ के आ चुके हैं उसके लिए नुकसान वाली बात है ना कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स उनको थ्रेट होता है, इसलिए वो लोकल गवर्नमेंट को फ्लरिश नहीं होने देते। अगला है एमपीए विल कंसंट्रेट ऑन देयर ओरिजिनल वर्क। अब होता है ये कंसंट्रेट क्या करते हैं, ये अपने फोकस कर सकते हैं एमपीएज अपने असल काम के ऊपर जो उनका लॉ मेकिंग है, जो कि लेजिस्लेशन उनका काम है, लेकिन वो लेजिस्लेशन से ज्यादा रोड बनवा रहे होते हैं। तो यही मसला है ना कि वो असल काम नहीं करते हैं अपना, तो वो करेंगे। ये बेनिफिट्स हैं लोकल गवर्नमेंट में। सबसे अच्छे एग्जांपल आप चाइना की दे सकते हैं, वो जो उसका डेंग ज़ाओपिंग जो थे ना, उन्होंने ये सिर्फ लोकल गवर्नमेंट्स को इंश्योर किया था, 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया था और लोकल गवर्नमेंट्स को इन्पावर किया था, और उन्होंने ही पूरे सिस्टम को चेंज किया ओवरऑल। तो लोकल गवर्नमेंट की एग्जांपल सबसे ज़बरदस्त, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए उन्होंने अपने लोकल गवर्नमेंट्स के अंडर कर दिए थे चाइना ने। फिर उसके बाद चाइना की प्रोग्रेस हुई थी, अब उन्होंने उसी को 34 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया और वो भी फिर लोकल गवर्नमेंट्स के हाथ में दे दिया। अच्छा खैर आगे चलते हैं। फिर आते हैं प्रॉब्लम इन करंट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, मसले क्या है हमारे अभी वाले कहता है ना, और मसले सिंध और पंजाब के अंदर ही है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आर स्टिल होल्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जैसे बता रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, पावर्स वगैरह, वो सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं और वो डिवॉल्व नहीं करना चाह रहे। अभी भी जैसे इश्यूज चल रहे थे लोकल गवर्नमेंट के सिंध कराची के अंदर, जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने लॉज को अमेंड करके अपने पास सारी पावर्स रखी है, जिसके पे जमात इस्लामी ने एहतजाज वगैरह भी किया था। फिर आ जाता है लोकल गवर्नमेंट हैज लिमिटेड फाइनेंशियल पावर, उनको फाइनेंसेस भी डिलीवर नहीं किया जाते, और फिर फाइनेंसेस नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे, यही तो मसला सारा। फिर आ जाता है लोकल गवर्नमेंट बाउंड बाय प्रोविंशियल डिस्क्रिप्शन। अब लोकल गवर्नमेंट अल्टीमेटली अंडर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं ना, जो सेक्शन 65 ऑफ पंजाब एक्ट है और ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 है, इसके अंडर यही सारी बातें लिखी हुई है कि भाई प्रोविंशन के अंदर आती है लोकल गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट है सीएम कैन डिसॉल्व लोकल गवर्नमेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। वैसे तो टाइम ही नहीं डिफाइन की हुई, लेकिन अपनी टर्म के एक्सपायर होने से पहले पहले क्या हो सकता है कि सीएम के पास ये पावर है कि वो लोकल गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकता है, तो कि जो कि एक बहुत मसले वाली बात है ना। ऑब्वियसली कभी भी खत्म कर देगा, फिर इलेक्शन होते होते इतना टाइम लगेगा, यही इशू चल रहा होता है यहाँ पे। अच्छा, अब ये वाला सवाल जो मैंने बताया था कि भाई मिलिट्री रिजीम्स क्यों इंक्लाइंड है, उनकी प्रोपेंसिटी क्यों लोकल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा है, क्यों? इसलिए ज़्यादा है कि वो कनेक्ट होना चाहते हैं पीपल से, सर्विस डिलीवरी देना चाहते हैं, लेजिटिमाइज रूल, अपने रूल को लेजिटिमाइज करना चाहते हैं बाय डिलीवरिंग, सर्विस डिलीवरी करके अपने रूल को, ताकि लोग वाह वाह करें भाई उनकी, और उनकी जो पावर है वो सस्टेन रहे। फिर आ जाता है अंडरमाइन पॉलिटिकल पार्टीज को अंडरमाइन करने के लिए, क्योंकि वो स्ट्रेंथन नहीं होंगे। जब लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथ होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज इतनी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती। तो ये उनका बेसिक एम होता है इस चीज़ के पीछे। ये कोई एम नहीं होता कि भाई हम डिलीवरी करेंगे और ये सारी चीज़ें, खैर वो तो डिलीवरी तो करनी पड़ जाती है ना उनके। और सिविलियन गवर्नमेंट अपोज क्यों करती है, ये जो हमारा क्वेश्चन था कि लोकल गवर्नमेंट को सिविलियन गवर्नमेंट अपोज इसलिए करती है कि भाई एमपीएस की जो उनका असर शौक है ना, जो उनका पावर, उनका इन्फ्लुएंस है, वो कम हो जाएगा उसकी वजह से अल्टीमेटली। तो वो पावर को अपना कम नहीं करना चाहते हैं, बजट को कम नहीं करना चाहते, बजट को एक्वायर करना चाहते हैं। और आ जाता है कि मोर कंपटीशन, इलेक्शन कंपटीशन ज़्यादा होने लग जाएगा, लोग लोकल गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे, तो इस वजह से उनकी पावर को थ्रेट होता है, उनके इन्फ्लुएंस, उनकी सारी चीज़ों को। तो ये रीजंस है उनकी अपोज करने की। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। फिर आ जाते हैं कि खैर ये तो हमने पढ़ लिया। तो सिंपल ओवरऑल हमने लोकल गवर्नमेंट को देखा कि लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लोकल गवर्नमेंट के कौन से मॉडल थे, कौन कौन से टायर किसने यूज़ किए, ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ी हमने उसकी। और फिर हमने देखा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और क्यों लोकल गवर्नमेंट को रिजीम, ये जो मिलिट्री रिजीम होती है, ये इंक्लाइन करती है इसकी तरफ से। तो ये ओवरऑल हमने आज देखा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू, मतलब आपको ये सारी चीज़ों को नाम याद रखने हैं, टायर्स के सिस्टम को जो है ना, सिस्टम को समझें और एनालाइज करें, और इसके बेनिफिट्स के सारे के पॉइंट्स को ध्यान में रखें। तो ये मतलब इट इज़ मोर देन एनफ। अगर आप ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में कर लें तो ये काफ़ी है। थोड़ा सा लॉज को, थोड़ा सा अमेंडमेंट्स को देख लें कि लोकल गवर्नमेंट का क्या सीन चल रहा है करंट से डायनामिक्स में, बाकी इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आगे हम इसके फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।